हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पराग। पहले तो आपको बता दें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कौन कौन टॉपिक आज पढ़ेंगे? पहला आप पढ़ेंगे पराग, स्त्रीकेसर, संकर्षण, पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा खूब अच्छे तरीके से, कृत्रिम संकरण, ठीक है। सब आपका किताब में लिखा है, किताब खोल के देखिए, उसमें खुला के देखो, पाना कहीं लिखा कहीं। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा विपुंसन। देखो अभी आपके किताब में मिला कहीं, ठीक लगाते चलिएगा जहाँ जहाँ मिल रहा है। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर पढ़िए विपुंसन। 4 नंबर जो आपका होगा थैलीकरण। थैलीकरण माने आज इसको हम लोग बैगिंग भी कहते हैं, अंग्रेजी में लिख लेना बैगिंग। इसको तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विपुंसन को हम लोग कहते हैं इमास्कुलेशन। खैर आइए बैगिंग पर लिख लेते हैं, और इसको लिख लो इमास्कुलेशन। ठीक है। तो आज हम लोग इन 4 टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या होता है पराग, स्त्रीकेसर, संकर्षण, क्या होता है कृत्रिम संकरण, क्या होता है विपुंसन और थैलीकरण, ठीक है। आपको मैंने कल कहा था और आप पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ करके आ रहे हैं? पराग के बारे में पढ़ करके आ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ के आ रहे हैं? पराग का मतलब होता है परागकण। बताएंगे परागकण कहाँ पाया जाता है? मैं तो कहता हूँ परागकोश में नहीं पाया जाता। बताइए कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी में पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? क्या लघु बीजाणुधानी में परत पाई जाती है? कितने परत पाई जाती है? सबसे बाहर वाला परत का क्या नाम है? बाह्य परत। बाह्य त्वचा या बाह्य परत, सही है। उसके बाद वाला परत को क्या कहते हैं? एंडोथेसियम। तीसरा परत को क्या कहते हैं? और सबसे अंदर वाला को टेपिटम का क्या कार्य होता है? क्योंकि उसी के अंदर परागकण होता है, उसको पोषण देता है। पोषण का मतलब भोजन देता है, उसको ऊर्जा देता है। चलिए ठीक है, चलिए ये हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कशन किए इसके बारे में, कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, इसको पोषण कौन देता है। पराग का मतलब होता है परागकण। क्या आप स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ के आ रहे हैं? बताएंगे क्या होता है स्त्रीकेसर? क्या होता है? पुष्प के मादा जननांग होता है। और आप पढ़ के आ रहे स्त्रीकेसर कितने भाग? कौन कौन? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा भाग होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग अंडाशय होता है। सबसे ऊपर कौन सा भाग होता है? वर्तिका। क्या होता है वर्तिका का कार्य? मंच का कार्य करता है। इसी पर परागकण आकर एकत्रित होते हैं, फिर पराग नलिका के द्वारा। देखो शब्द से ही पूरा आपका बन जाएगा, इसमें डिफरेंस की कोई दिक्कत नहीं। पराग जान गए, स्त्रीकेसर जान गए। संकर्षण, संकर्षण का मतलब होता है आकर्षण। संकर्षण का मतलब होता है, कल मैंने आपको टेलर के रूप में बताया था, आपको याद होगा। आज उसको सही के रूप में हम लोग देखेंगे। तो पहले तो आता है, पहले हम लोग पहला हेडिंग क्या शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा पराग, स्त्रीकेसर, संकर्षण। संकर्षण, ठीक है। तो सुनो फटाफट, पहले बात सुनो। पराग की बात होगी तो निश्चित रूप से सर बात होगी। देखो पहले तो स्त्रीकेसर इसमें मेन है, सबसे मेन यही है। सबसे मेन जो हेडिंग है स्त्रीकेसर, और इसी स्त्रीकेसर के आकर्षण की बात हम लोग पढ़ेंगे। तो होगा क्या, जरा सोचो। हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पर स्त्रीकेसर का, ठीक है। चलिए बना दिया हमने। इस तरीके से लंबा एक डंठल के आकार का होता है। इसको क्या कहा जाता है, याद है? वर्तिका। इसी को वर्तिका हम लोग कहते हैं, ठीक है। याद कर लो सब लोग। हम स्त्रीकेसर के एक चित्र बना रहे हैं। नीचे फूला हुआ एक भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? अंडाशय कहता है। और इसी अंडाशय के ऊपर एक और हिस्सा आपको इस तरीके से दिखाई देगा, क्या कहते हैं? इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और इसी अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, याद करो क्या पाया जाता है? ये क्या नाम है इसका, बोलो 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 बोलो। बीजांड नाम है इसका, ठीक है। हालांकि इसमें आपको दिखा देते हैं, माने
कोई पूछे कि बीजांड और अंडाशय बाहर होता है, अंडाशय के अंदर आपका बीजांड होता है। बीजांड पढ़ के आ रहा है, बीजांड कहाँ पाया जाता है, स्त्री में कि पुरुष में, माने स्त्री जननांग में कि पुरुष जननांग में, तो स्त्री में देखिए अंडाशय है तो अंडाशय का बीजांड। बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण। चलिए ठीक है। और इसी वर्तिका के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से आपको अनेक संरचनाएं बनाए थे, याद करो इस तरीके से आप खींच दीजिए कुछ भी तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। एक मंच की तरह कार्य करता है, ये वाला हिस्सा है। आपकी किताब में सब बनाया है चित्र, देखिए को बढ़िया देख रहे हैं, देखे किताब है ना, देखिए उसमें सब बनाया गया है आपका इस तरीके से। देखो बताते हैं, देखो ये वाला पढ़ यहाँ तक कहाँ निकाले हो यार। चलो है पराग स्त्री कैसे संकर्षण, यहाँ पलटो पूरा ये चित्र बनाया गया है। देखो इसी चित्र में आपको दर्शाया गया है, देख रहे हैं ना। चित्र ये आपका है, पहले चित्र से ही समझा देते हैं, फिर आपका ये चित्र है, फिर ये चित्र, फिर ये चित्र, फिर ये चित्र, पूरा चित्र में आप देख रहे हैं। पहला जो चित्र है उसका नाम लिखा गया, देखो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरन, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर, देखो कैसे वही वर्तिकाग्र है, इसी वर्तिकाग्र पर जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पराग कण है। अपन कह रहे हैं कि जो पराग कण की आकार होती है कैसी होती है, पीले आकार की होती है, पीलापन, मैंने इसके ऊपर दिखा रहे हैं पीले पीले कलर का ये पराग कण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका चित्र है कि वर्तिका में पराग नलिकाओं की वृद्धि, जो वर्तिका है ये था वर्तिका, इसी के अंदर क्या होता है, पराग नली होता है। पहले समझिएगा, जब परागकण इसके अंदर आता है, और जब परागकण इसके अंदर आता है आने के बाद जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, फिर वो परागकण इसी पराग नलिका के अंदर से होता हुआ अंडाशय में जाता है, और जब अंडाशय में जाता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ अगर आकर के बैठ गया, जैसे ये वर्तिकाग्र है ना, वर्तिकाग्र पर परागकण आकर बैठ गया तो समझिए कि परागण की क्रिया संपन्न हो गई। और फिर जब परागण की क्रिया संपन्न हो गई तो जो परागकण होता है इसे नली से होता हुआ अंडाशय के अंदर आता है, फिर अंडाशय के अंदर होता है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर आपका अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। तो वही आपका दिखा रहा है कि दूसरा फिगर में देख रहा है कि वर्तिका में पराग नलिकाओं की वृद्धि। तीसरा देखो स्त्रीकेसर के अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका की वृद्धि दिख रही है, यह स्त्रीकेसर का चित्र है। देखो देख लो ध्यान से, देख रहे हो जो आपका सन नंबर है, सन नंबर यहाँ पर लिखा गया, यही आपका स्त्रीकेसर के बाद पूरा नाम भी याद रखेंगे। ये जो है पराग कैसे पूरा नाम आप देख रहे हैं, ये है पराग नली। देखो यही जो लाल रंग की दिखाई दे रही है ना, ये तो ऊपर वाला जो इतना हिस्सा है सबको हम लोग क्या कहते हैं, सब तो वर्तिकाग्र है। इसी पर आकर के बैठता है कौन, परागकण। और परागकण जब बैठता है तो यही पराग नली है, इसी पराग नली से होता हुआ जो अंडाशय के अंदर कौन जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रतिव्यसांक, ऊपर वाली कोशिकाएं जो पूरा होती है उसको होती है। ध्रुवी केंद्रक आपको याद होगा, केंद्रक में 2 कोशिकाएं पाई जाती थी, उसके बाद सबसे नीचे वाले भी 2 कोशिकाएं पाई जाती है। जो पहला और तीसरा नंबर को सहायक कोशिका कहते, बीच वाले अंड कोशिका कहते, और अंड कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। सब आपको बताया गया था चित्र में। उसके बाद से एक और चित्र आपको दिखा रहा है 10 नंबर, एक अंड समुच्चय के बृहद दृश्य पटल पर एक सहाय कोशिका का तंतु में, यह भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सभी आपको चित्र में दिखाया गया, खैर चित्र में दिखाया गया, ठीक है। हम लोग समझ भी जाएंगे इसके बारे में, आइए अब समझते हैं। तो समझ गया, चित्र के हिसाब से समझ गए तो आप इसको बताने में दिक्कत नहीं होगी। आप क्या कहेंगे जरा सोचिए। हमारे पास सेटिंग का है, हमारे पास सेटिंग है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि पराग स्त्रीकेसर से आप क्या समझते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है। या पूछेगा परागकण क्या होता है, यहाँ से इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा स्त्रीकेसर क्या होता है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछेगा संकर्षण, इसके बारे में बता सकते हैं। सब आपको अभी जस्ट बताया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो जरा कहोगे कि जो स्त्रीकेसर होती है, स्त्रीकेसर के ऊपर क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र होता है। आप कहेंगे कि जब किसी पराग कोश से, यहाँ पर बना लेते हैं पराग कोश, क्या करना, चलिए पराग कोश बना लिए, सिंपल सी बात है। पराग कोश है, परागकण है इसके अंदर, चलो परागकण इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर निकल कर कहा गया, चलो जहाँ में देता है जल्द चलिए चले गए। ये पराग कोश आप यहाँ पर लिख सकते हैं। समझिए, लाइफ में जो समझेंगे वही आपके काम की चीज़ें, जो छाप लेंगे कापी को नहीं समझ वाले, जो समझेंगे, बात समझ रहे हो, जो समझेंगे वही आपके जीवन के लिए है। मैं तो यही जानता हूँ कि अगर आगे आप पढ़ाई करेंगे तो जो 9, 10, 11, 12 में पढ़े हैं उसी के दम पर आप BSc करेंगे, उसी के दम पर MSc करेंगे, उसी के दम पर कोनो कंपटीशन भी निकालेंगे। ये पढ़ाई अगर जो 9, 10, 11, 12 की है, जड़ मजबूत नहीं है तो कभी भी नहीं निकल पाएगा, मुश्किल है वो, समझ रहे हैं।
चलो समझ गए। तो कहेंगे कि पराग कोश से ये परागकण निकल करके कहाँ जा रहा है, स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहा है। स्त्री के वर्तिकाग्र तक कहाँ हो गए, पहुँच गई। अब चलो सोचो, दिमाग लगाओ, मैंने कल बताया था आपको, ये इसका जात और इसका जात अलग अलग हो। ये माने अलग अलग जात का है। जात आप पढ़े होंगे ना, जात का है, याद है व्हाट ये जात। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, जात कहा जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को जात कहा जाता है। मैं पूरा कल बताया था, प्रवचन आपको दिया था, लेकिन आप ध्यान से नहीं सुने थे। मैंने कहा था कि जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जात होती है। कई जात मिलते हैं तो आपका जीनियस, जिसको आप वंश का निर्माण होता है, कई वंश मिलते हैं तो वर्ग का, कई वर्ग मिलते हैं तो गण का, कई गण मिलते हैं तो संघ का, कई संघ मिलते हैं तो जगत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कहा होता है ना कि मान लीजिए ये भी आपका जात है, अलग जात का है, ये भी आपका अलग अलग जात का है, दोनों अलग अलग जात का है। अब जात तो समझ ही रहे हैं, अलग अलग जात का है। जैसे मनुष्य की जात है, होमोसेपियंस सब मनुष्य का जात है, कुत्ता अलग जात हो जाएगा आपका, सबके लिए अलग अलग जात होता है। तो ये अलग जात का पुष्प है, माने पराग कोश है। ये अलग जात के माने ये भी फूल है, लेकिन ये मादा फूल है। ये माना फूल का ये मादा जननांग है, और ये क्या है, नर जननांग है। नर जननांग में परागकोश पाया जाता है, मादा में ये सब तीनों हिस्साएं पाई जाती है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडा से पाया जाता है। ये अलग जात के, ये अलग जात के। जब इससे परागकण निकल करके इस वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे तो मान लीजिए ये अलग जात के, अलग जात के, लगता समझते रहना, ये अलग जात के, ये अलग जात के। इससे परागकण निकल करके इसके ऊपर जब आएगी, किसके ऊपर, जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र है, जब इसके ऊपर आएंगे तो जो वर्तिकाग्र होता है वो बंद हो जाएगा। माने वर्तिकाग्र इसको ग्रहण नहीं करेगा, पराग उसको ग्रहण तो करेगा, इसके ऊपर तो गिरेंगे, लेकिन जो पराग नली है, क्या है, पराग नली वो बंद हो जाएगी। पराग नली बंद हो जाएगी माने इसका अंदर नहीं जाने देगी। क्यों नहीं जाने देगी, क्योंकि दूसरे जात के पराग कोश आता है। माने दूसरे जात के पराग कोश के जब इसके ऊपर आएगा, पराग नली बंद हो जाती है, परागकण अंदर नहीं जाएगा और निषेचन की क्रिया नहीं होती है, परागण की क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, आकर्षित ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे जात के जिस जात के उस जात से जाकर अपना परागकण उस वहाँ पर भेजे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुनो, अगर जिस जात का ये पुष्प का मादा जननांग है, उसी जात का पुष्प का ये नर जननांग है, तब यहाँ से जब परागकण निकलेगा, वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, तो वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद भाई एक ही जात का है, जिस जात का ये पुष्प है उस जात का ये भी पुष्प है, तो इसको क्या कर लेगा, अब इस परागकण को वर्तिकाग्र आकर्षित करेगा, फिर परागण की क्रिया होगी, और परागण क्रिया होने के बाद जो पराग नली होती है खुल जाएगी, और खुलने के बाद ये क्या होता है, यहाँ अंडाशय के पास पहुँचेगा, और फिर निषेचन की अंडाशय में जाएगा तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर आपका जो अंडाशय होता है फल में, और बीजांड रहता है बीच में। एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ पर ये प्राकृतिक गुण है, ये ऑटोमेटिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पराग नली देख रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसको प्रकृति ने देखा, प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है कि दूसरे जात के अगर परागकण इसके अंदर गए तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, इसी जात का रहेगा तब ये खुलेगा। समझ रहे बात को। तो इस पूरी जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। देखिए, जो तो दूसरे जात का रहेगा, परागकण इसके अंदर जाएगा तो ये जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे जात का है, और जो पराग नली होती है बंद हो जाती है। और जब इसी जात का रहेगा तो ये जब जाएगा तो जाने के बाद उसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, क्योंकि उसी जात का है। और फिर आकर्षित करने के बाद परागकण इसके अंदर क्या होता है, जाता है किसके अंदर, अंडाशय के अंदर जाता है। फिर अंडाशय में जाने के बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, फिर अंडाशय आपके फल में और बीजांड आपके बीच में बदल जाता है। क्या आपने समझा, क्या आप लिख सकते हैं, क्या आपको लिखाने की जरूरत है, पूरा ब्लैक बोर्ड पर छापने की जरूरत है, जैसे कहीं वैसा मैं कर सकता हूँ। छापना है तो छापिए, नहीं तो अपना मन से लिखना है तो लिखिए। अपना मन से नहीं लिख पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, छापिए। चलिए बताते इसको, चलो नहीं लिखे होंगे लिख लीजिए, सब लोग लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं सब। देखो अब हेडिंग बना लो यहाँ पर सुंदर, पराग स्त्री केसर संकर्षण। ठीक है, और इसमें लिखो जब अलग अलग जात के पुष्प होते हैं तो नर पुष्प के पराग कोश से जब परागकण
कण निकल कर, चित्र बना लीजिएगा जो बनाया गया था, निकल कर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो परागण की क्रिया नहीं होती है। परागण की क्रिया नहीं होती है क्योंकि परागण की क्रिया नहीं होती है क्योंकि लिख लेना, दोनों पुष्प अलग अलग जात के होते हैं। दोनों पुष्प अलग अलग जात के होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे लिखा, लेकिन यदि परागकोश तथा वर्तिकाग्र दोनों एक ही जात के हों, एक ही जात के हों तो परागकोश से परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो परागण की क्रिया होती है। पुनः परागकण अंडाशय में पहुंचता है तो वहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। तथा उस पूरी प्रक्रिया को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। लिख रही है इसका पराग किया जाता है। अच्छा, जितनी हेडिंग जब अलग अलग बन रहा है ना, सारा हेडिंग आपको किताब में दिया है, कहानी के रूप में दिया, उसको पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कल भी मैंने कहा था, पढ़े थे आप, घर पर पढ़े ही होंगे। तो पहले आपको बता दें कि आखिर कृत्रिम संकरण में क्या होता है। सिंपल सी बात है, कृत्रिम माना होता है कृत्रिम तरीके से, और संकरण का मतलब होता है संकरण कराने की जो विधि होती है, इसको कृत्रिम संकरण होता है। सिंपल सी बात है। पहले तो इसका माने अर्थ जो होता है उसको देख लेते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा, माने ऑटोमेटिक वो नहीं होगा, मानव चाहेगा तब वो संकरण होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम संकरण। जैसे आपको सबसे अच्छा इसका एग्जांपल, गाय वगैरह में जो सीमन पड़ता है वह कृत्रिम संकरण कहा जाता है। जो मानव करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम संकरण कहते हैं। देखो कुछ बातें आपको बता देते हैं कि कृत्रिम संकरण यह विभिन्न वंश परंपरा के दो अथवा अधिक प्रकार के पादपों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाने और नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चयनित संकरण है, जो पादप प्रजनकों द्वारा कृत्रिम रूप से संपन्न किया जाता है। इसमें कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। कृत्रिम पराग विभिन्न जाति के पादप के मध्य भी कराया जा सकता है। कृत्रिम परागण विधि से उन्नत नस्ल की फसलें प्राप्त होती है।
जो उत्पादन और गुणवत्ता में श्रेष्ठ होती है और यह इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक होती है। सिंपल सी बात है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा पौधा की निर्माण किया जाए जिसके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक हो, रोग ना हो उसमें। मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था पहली बार, तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सिद्धांत का आविष्कार किया है कि कितना भी पानी बरसेगा वो डूबेगा नहीं। पानी बरसेगा ऊपर आ जाएगा, पानी बरसेगा ऊपर आ जाएगा, वृद्धि करता रहता है बहुत ऑटोमेटिक। पानी माने पानी के ऊपर जैसे 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 पानी उसके अंदर स्पर्श करेगा, पानी से उसको शक्ति मिलती है, ऊपर आना शुरू कर देता है। जैसे कमल का पुष्प है, कमल का पुष्प भी कभी पानी में नहीं डूबता। पानी आएगा धीरे धीरे, फिर ऊपर निकल जाता है, फिर पानी आएगा ऊपर निकल जाता है, बाद में भले पानी कम हो जाती है तो मुरझा कर गिर जाता है, अलग चीज़ है। तो सारा जो चीज़ आपको दिखा जा रहा है यही तो है कृत्रिम संक्रमण। क्या ऐसा संभव था? क्या अगर मानव नहीं बनाते, वैज्ञानिक नहीं बनाते, तो क्या ऐसा बीज का निर्माण हो सकता था जिसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो? रोग प्रतिरोधक का मतलब होता है रोग उसके अंदर नहीं। जरा सोचो, क्या मनुष्य अगर ना हो, क्या अगर डॉक्टर ना हो, तो क्या वैक्सीन का निर्माण हो सकता है? क्या? तो ये सारी बातें आपके हैं, इसी को कहते हैं कृत्रिम संक्रमण। जो वैक्सीन बनाया गया इसी को मनुष्य नहीं बनाया, ये भी आपको होता है कृत्रिम संक्रमण। तो लिख लो, देखो, जब कृत्रिम विधि से संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इसे कृत्रिम संकरण कहते हैं। तो इसे कृत्रिम संकरण कहते हैं, ठीक है। हालांकि आगे लिखना कि कृत्रिम संकरण मनुष्य के द्वारा ही कराया जाता है, ये भी याद रखिए, कराया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कृत्रिम संकरण से लाभ, कृत्रिम संकरण से लाभ। पहला होगा कि कृत्रिम संकरण से नए नस्ल और नए प्रजाति के पादप का निर्माण होता है, पादप का निर्माण होता है। सिंपल सी बात, आपकी एकदम सिंपल चीज़ आपको बताते हैं। निर्माण होता है जिससे माने जिसमें लिख लेना, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होता है। मान रोग प्रतिरोधक का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होता है, मैं जल्दी से रोग नहीं पकड़ता। अर्थात इन पादपों में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, ठीक। अच्छा, आपको याद होगा एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। गोल्डन राइस का नाम आप सुने होंगे, देखे नहीं होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। गोल्डन राइस का मतलब क्या होता है कि गोल्डन राइस का मतलब होता है सुनहरा धान, इसको कहते हैं। 90 रुपया 100 रुपया जो किलो होता है वही सभी चावल होती है। बासमती चावल का नाम आप सुने होंगे, बहुत महंगा होता है, 9 रुपया होता है, 9 रुपया 90 रुपया होता है, 120। क्यों महंगा है? कोई भी स्टूडेंट बता दो, 100 रुपया किलो कोई चावल मिलता है? एकदम मिलता है, काहे नहीं मिलता है? हम लोग नहीं खाते, अलग चीज़ है कि 100 रुपया चावल आखिर क्यों है, क्यों इतना महंगा है उसका रेट? उसका उत्पादन क्षमता बहुत कम। गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कम कोई भी कर सकता है उत्पादन। कहाँ होता है? चलिए, तो इसका आंसर होगा कि अगर कोई चावल है बहुत महंगा मिलता है तो उसके अंदर कुछ गुण है,
तब मिला था वैज्ञानिक दृष्टि से। गुण क्या है उसके अंदर? विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में मिला। ये बाबू बात मत करो, हमसे बात करना करो। विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। विटामिन ए का मतलब क्या हुआ? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जो अन्य चावल होता है जिससे हम लोग होते हैं, ये साधारण चावल होता है, इसमें ना कोई विटामिन मिलता है ना कोई पोषक तत्व मिलता है, और होता भी है तो माड़ वगैरह पसा वसा कर खत्म कर देता है, इसीलिए हमारे अंदर रोग उत्पन्न होता रहता है। वो जो चावलें हैं आप खाएंगे तो उसके अंदर जो होता है विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। आपको मैं पढ़ाऊँगा है जैव प्रौद्योगिकी एक पाठ आएगा, ठीक है ना, है इसमें जैव प्रौद्योगिकी। हमको लगता है कि 8वां 9वां 10वां होगा लगभग में। तो जैव प्रौद्योगिकी जो पाठ होगा उसी में इसके बारे में पढ़ना है कि जो गोल्डन राइस होता है, उसी में एक लड़का प्रश्न किया था कि महंगा क्यों होता है, तो इसका वैज्ञानिक आंसर होगा विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में सबसे पहले चावल को उगाया गया था। वहाँ के लोग बहुत स्वस्थ होते हैं, बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ के जो चावल होते हैं कीमती होते हैं, गोल्डन राइस होता है। यहाँ के चावल जो होते हैं, ये चावल जो होता है ये वाला जो हम लोग उगाते हैं, ये कोई पूछता नहीं है, किसी भी देश में जाता नहीं है, ये भारत में ही रहता है, इसलिए भारत के लोगों को बांट दिया जाता है कि आप इसको क्या करिए खाएं, इसको महत्व नहीं। बात समझ रहे? यही बात होती है। लेकिन अगर बासमती चावल है, वो सब चावलें होती है, तो वही आपका होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर अधिक होती है, विटामिन की मात्रा अधिक होती है। बात समझ रहे? इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो गोल्डन राइस में कृत्रिम संक्रमण लिख सकते हैं। तो जीव उत्पन्न होते हैं। तो थोड़ा सा एक और लिख लेना इसमें दूसरा लाभ में। दूसरा कि कृत्रिम संकरण से नए जंतु का भी निर्माण होता है, नए जंतु का भी निर्माण होता है, जो जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण विकसित, माने अच्छे अच्छे गुण उपस्थित होते हैं। इसको आपको याद रखेंगे, याद हो भी जाएगा। चलिए हो गया, सिंपल सी बात। दो चार कृत्रिम संकरण में गुण वगैरह में लाभ वगैरह में बता देंगे, ठीक। तो बाइगिंग पूछेगा, सब परागकण विपुंसन पूछेगा, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? बस जो पराग कोश से परागकण निकलते हैं, निकल करके वह कहाँ पहुँचे, माने वर्तिकाग्र तक न पहुँचे, उसको रोक लिया जाए, न जाने दिया जाए। पेपर वगैरह के यूज कर देते हैं, किसी को कहते हैं विपुंसन, बंध्याकरण या बैगिंग कहा जाता है। सारा चीज़ आपको याद हो, समझ गए? बता देंगे आप लोग, कुछ सीखे। चलिए तो बंध्याकरण जान गए आप, ठीक है, ठीक है। खत्म। तो आज इतना पढ़े, वही सेम वही बात उसमें भी है, वो वाला थैलीकरण वाला भी वही है कि थैली बांध देंगे, पराग के जो कण होंगे उस पर नहीं जाए, सिंपल सी बात है, उसको भी नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसी को हम लोग कहते हैं बंध्याकरण, थैलीकरण, बैगीकरण। उसी बैगीकरण का थैलीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, हो गया, लिख लिए, समाप्त करिए।